थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि 16 मार्च तक इस मामले की सुनवाई पूरी करनी है। 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था और 28 मार्च को इसी मामले का फैसला सुनाया जाना है, जिसमें अतीक अहमद के साथ साथ उनका भाई अशरफ भी आरोपी है। दोनों को प्रयागराज लाया जाना है, लेकिन इस मामले में जब अतीक अहमद को लाए जाने के लिए प्रयागराज से पुलिस वहां पर पहुंची, तब अतीक अहमद बाहर नहीं आ रहा और उसके वकील यहां पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस मामले में अर्जी दाखिल करने की। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और चूंकि आज ही नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण हुआ है, तो यह माना जा रहा है कि आज कोई राहत मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा अतीक अहमद के वकीलों को नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और ये खबरें आ रही हैं कि इस समय अच्छी खासी तादाद में अतीक अहमद की तरफ से भी वकीलों की संख्या मौजूद है साबरमती जेल के अंदर। लेकिन उसकी तरफ से जो तथ्य दिए जा रहे हैं या वकीलों की तरफ से जो तथ्य दिए जा रहे हैं, क्या वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने में मददगार साबित हो सकते हैं? क्योंकि 100% कहा जा रहा है कि आज रवानगी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वहां पर वकीलों की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है कि प्रयागराज ना पहुंचे अतीक अहमद, साबरमती जेल में ही रहे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि कोर्ट को ही फैसला लेना है। अब देखना यह है कि कोर्ट इनकी दलीलों पर सुनवाई, वकीलों की दलीलों की सुनवाई करने के बाद क्या रुख अपनाती है और क्या आज चूंकि छुट्टी का दिन है और आज ही नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण भी हुआ है, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा क्या आज कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है या फिर आगे टाल देती है। और अगर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस वहां से ले आएगी, ये फिर तय हो जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर ये अर्जेंसी लगाएंगे तो कोर्ट अगर सुनवाई करेगी तो हो सकता है कि कोर्ट के कोई ऐसी राहत दे दे। सर्वेश, ये भी बताइएगा, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं और यही कहा जा रहा है कि आज अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला भी जा सकता है और कुछ चांसेस ये भी हैं कि अगर जो कानूनी प्रक्रिया अगर वो पूरी हो जाती है उसके बाद ही तो साबरमती से निकाला जाएगा अतीक अहमद को जेल से। देखिए, इसके जो नियम है वो नियम यही है कि यहां से पुलिस वारंट भी इशू कराकर गई है और उसके बाद वहां पर जेल अथॉरिटी से मुलाकात के बाद वहां पर लोकल मजिस्ट्रेट को ट्रांजिट रिमांड बनाना होगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड उसको कहते हैं जितना समय लगेगा। अगर सड़क मार्ग से लाना है तो कम से कम 2 दिन का जो समय लगेगा उतने समय का ट्रांजिट रिमांड होगा और ट्रांजिट रिमांड से प्रयागराज लाने के बाद फिर से यहां पर लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना होगा और उसके बाद जो है ये इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। तो हो सकता है कि वहां पर गुजरात में ट्रांजिट रिमांड बनाने की प्रक्रिया पुलिस कर रही हो और उसके बाद ही वहां से लेकर आ सकती है। तो इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, कुछ पेचीदगियां हैं, उनको पूरा करने के बाद ही लाया जा सकता है। तो वो तमाम औपचारिकताओं में समय निश्चित तौर पर लगता है। तो हो सकता है कि वो तमाम औपचारिकताएं जेल प्रशासन से लेकर और वहां के लोकल मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड बनाने तक के लिए, यानी कि रास्ते में जो समय लगेगा उस रिमांड के लिए जो है वो हो सकता है कि अभी प्रक्रिया न पूरी हुई है। सर्वेश, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं कि माफिया अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अतीक गैंग के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ की सुनवाई पूरी हो गई है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना यह भी जा रहा है कि पहली बार अतीक को सजा होना लगभग तय है। अतीक गैंग के खात्मे का काउंटडाउन। खत्म होगा 17 साल का इंतजार। सुनवाई पूरी, अब है सजा की बारी। पहली बार अतीक को हो सकती है सजा। अतीक अहमद गैंग को मिट्टी में मिलाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ की सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस केस में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को सजा मिलना तय माना जा रहा है। अगर कोर्ट इस मामले में दोषी करार देता है तो दोनों भाइयों को पहली बार किसी मुकदमे में सजा मिलेगी। इसी मुकदमे की सुनवाई से लौटते वक्त 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी।
दरअसल साल 2006 में बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ था। अपहरण केस में गवाही न देने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामा ले लिया गया था। इस मामले में उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि अतीक के इशारे पर उसके गुर्गों ने उमेश का अपहरण किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। पिछले कुछ दिनों तक वकीलों की हड़ताल की वजह से शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि यूपी आने से डरा है माफिया अतीक अहमद। साबरमती में यूपी पुलिस जो है वो 45 सदस्यीय टीम जो है वो वहां पर मौजूद है। 28 मार्च को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 2007 में उमेश पाल अपहरण और धमकी का ये पूरा मामला है। 27 मार्च को प्रयागराज लाया जाएगा अतीक अहमद और माफिया अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अब जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको उत्तर प्रदेश आने में डर लगता है। तो देखिए एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रही है। यूपी पुलिस की जो 45 सदस्यीय टीम है वो साबरमती जेल में मौजूद है। और इस समय हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं जो इस बड़ी खबर पर और जानकारी देंगे। विभू हमारे साथ मौजूद है, साबरमती जेल के बाहर से हमारी सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले चलते हैं विभू के पास। विभू, इस समय क्या हलचल मची हुई है, क्या कुछ खबरें आप तक पहुंच रही हैं अंदर जेल परिसर के अंदर से कि क्या कितना समय और लग सकता है, कब तक अतीक अहमद को वहां से प्रयागराज लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? बिल्कुल एक दो अपडेट आ रहा है सामने कि अतीक अहमद ने पहले तो ये बता दिया है कि पुलिस यूपी पुलिस के साथ वो जाना नहीं चाहते हैं। उसने बताया है कि वो साबरमती जेल में सेफ है, सलामत है यहाँ पुलिस के साथ। तो और दूसरा अपडेट ये है कि यहाँ ले जाने यूपी ले जाने के लिए अभी उसकी प्रक्रिया है वो और तेज कर दी है। यहाँ से जो सारे प्रशासन ऑफिसर है वो लोग आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी उसकी जो ले जाने के लिए तैयारी है वो चल रही है कि जो मंजूरी मिल गई उसी के बाद अतीक अहमद को यहाँ से यूपी ले जाने के लिए ले जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं कि एक गाड़ी सुबह से यहाँ साबरमती जेल में है। यहाँ के जो यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस के दोनों के साथ एक चर्चा बैठक की चल रही है, एक प्रोसेस चल रही है उसको ले जाने के लिए। तो यहाँ की एक बोलेरो कार भी थी, अभी आगे निकल गई है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि 1 से 2 घंटा अभी भी लग सकता है उसको ले जाने की प्रोसेस में। लेकिन अतीत यहाँ से जाने के लिए डर रहा है, यूपी जाने के लिए मना कर रहा है। लेकिन एक और अपडेट ये है कि 3 बजे कहा यह जा रहा है कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है क्योंकि लगातार साबरमती जेल पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार अतीक अहमद को कब साबरमती जेल से बाहर निकाला जाएगा। हमारी सहयोगी लगातार विभू बनी हुई है। विभू, क्योंकि ये बड़ी खबर मिल रही है 3 बजे साबरमती जेल से अतीक अहमद को बाहर निकाला जाएगा और उत्तर प्रदेश ले आया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ से जो अपडेट आ रहा है एक के बाद एक अपडेट मिल रहा है। अभी का अपडेट है कि 3 बजे अतीक अहमद को यहाँ से यूपी ले जाने के लिए पुलिस रवाना होगी। अभी तेज कर दी है उसकी प्रक्रिया को। और जो अतीक अहमद ने बताया था कि मैं यूपी पुलिस के साथ नहीं जाऊंगी, तो लेकिन कायदा की ये जो प्रोसेस रहती है वो पूरी करके यूपी पुलिस यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि एक बार के बाद एक उसके पर आरोप है, केस है उसके सामने जो वहाँ की कोर्ट में पेश करना है अतीक अहमद को, तो यहाँ से ले जाएगा। पहले ऐसी बात थी कि जो यहाँ से ले जाने के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी तो मंजूरी के लिए भी आगे जो प्रोसेस करनी थी वो प्रोसेस पूरी कर दी है, क्योंकि अतीक को यहाँ से ले जाना है। लेकिन अतीक यहाँ से जाने के लिए क्यों मना कर रहा है वो भी एक सवाल है। यूपी जाने के लिए माफिया क्यों डर रहा है? तो ये सारी प्रोसेस के बाद यहाँ से ले जाएगा, लेकिन आप बाई रोड जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियाँ यहाँ है उसकी जो यूपी पुलिस लेकर आई है। उसके
के साथ बोलेरो भी है। तो यूपी पुलिस भी यहाँ से जो ले जाने के लिए पूरी प्रोसेस के बाद वो निकलेगा, तो पुलिस का काफिला उसके साथ सुरक्षित यूपी तक पहुँचाने के लिए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि गाड़ी यूपी पुलिस की है और दो गाड़ियाँ लेकर आए थे, एक बोलेरो कार जीप भी उसी के साथ है। तो यहाँ जो पुलिस है उसकी प्रोसेस कर देंगे, उसकी वेट कर रहा है कि मंजूरी मिलने के बाद यहाँ से तुरंत वो निकल जाएंगे। विभू लौटेंगे आपके पास, और जानकारी आप जुटाइए तब तक। और अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि साबरमती जेल से अतीक को सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज लाया जाना है। उदयपुर से होकर अतीक का काफिला जो है वो गुजरेगा और प्रयागराज पहुंचेगा। उदयपुर से 2 रास्ते यूपी के लिए निकलते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली। मैं इस समय उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर मौजूद हूं और यहां से लखनऊ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। साबरमती जेल से इस जगह की दूरी तकरीबन 257 किलोमीटर की आप देखिए कि माइलस्टोन पर साफ देखा जा सकता है। और ये जो रोड सामने से आती हुई नजर आ रही है, सीधा अहमदाबाद से यही रोड जो है वो उदयपुर होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी और लखनऊ के यहाँ से 2 रास्ते कट जाएंगे। आप देखिए, एक रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो रास्ता, इस रोड से सीधा जो रास्ता यहाँ से होकर गुजर रहा है, ये कांकरोली होते हुए भिलवाड़ा जा रहा है और भिलवाड़ा से ये रास्ता आगे की ओर बढ़ रहा है। ये भिलवाड़ा से दौसा, भरतपुर और आगरा होते हुए लखनऊ पहुंच रहा है। लखनऊ की दूरी इस जगह से तकरीबन 950 किलोमीटर की, और यदि बिना रुके ये सफर तय किया जाता है तो आप मानिए कि तकरीबन 16 घंटे में लखनऊ पहुंचा जा सकता है। ये रास्ता जो है ये भिलवाड़ा, टोंक और दौसा होते हुए, भरतपुर होते हुए आगरा के रास्ते लखनऊ तक जा रहा है। तो उदयपुर के प्रतापनगर कि किस वाया कांकरोली होकर गुजरता है, तो वहीं जब अहमदाबाद से आते हुए सीधे हाथ की ओर टर्न कर लिया जाता है तो भिलवाड़ा जाने के लिए वाया चित्तौड़गढ़ होकर एक और रास्ता मिलता है। भिलवाड़ा के लिए वाया कांकरोली होकर ले जाया जाएगा, जहां से आगे दौसा, भरतपुर, आगरा होते हुए लखनऊ जाएंगे, या फिर प्रतापनगर चौराहे से सीधे हाथ की ओर टर्न करने के बाद में वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए भिलवाड़ा और भिलवाड़ा से आगे का रास्ता तय किया जाएगा। लेकिन एक और रास्ता इसी रूट पर जो है वो कनेक्ट होता है। यदि हम चित्तौड़गढ़ के रास्ते को पकड़ेंगे तो इसी रास्ते पर आगे कोटा, झांसी होते हुए भी जो है वो लखनऊ पहुंचा जा सकता है। ये जो रास्ता है तकरीबन 35 किलोमीटर छोटा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस रास्ते को पार करने में दूसरे रास्ते के मुकाबले आधे घंटे से ज्यादा का समय जो है वो लग सकता है। तो साबरमती से प्रयागराज जाने के लिए एक रास्ता भीलवाड़ा से होकर गुजरता है। साबरमती से भीलवाड़ा की जो दूरी है करीब 400 किलोमीटर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल कौशिक। को लखनऊ ले जाया जा सकता है। साबरमती से भीलवाड़ा की दूरी करीब 410 किलोमीटर है। यहां तक आने में यूपी पुलिस को 7.5 घंटे की दूरी तय करनी होगी। अगर यूपी पुलिस ये रास्ता इस्तेमाल करती है तो ये टोंक, दौसा, भरतपुर होते हुए यूपी पुलिस की सीमा में प्रवेश करेगी और यूपी सीमा में प्रवेश करते हुए जो पहला शहर आएगा वो आगरा होगा। अगर यूपी पुलिस इस रास्ते को इस्तेमाल करती है तो आगरा से एक्सप्रेस पकड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो सकती है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18। अतीक अहमद के गैंग की जो अब खात्मे की गिनती है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 फरवरी को आपने देखा उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही आप कह सकते हैं कि अतीक अहमद के पूरे गैंग के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और अब जिस बात की संभावना जताई जा रही थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, उस बात को आज सच होता हुआ आप देखेंगे जब उमेश पाल को साबरमती जेल से प्रयागराज आज लेकर आया जाएगा। तो इस समय कानूनी प्रक्रिया अंदर चल रही है, पेपर वर्क अंदर चल रहा है और उससे थोड़ी ही देर के बाद 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब अतीक अहमद को प्रयागराज लेने के लिए जो पहुंची हुई है पुलिस वहां पर, वो साबरमती जेल से निकल जाएगी। तो चलिए आपको ये बताते चले कि लखनऊ अधिवेशन में यूपी डीजीपी डीएस चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। पुलिस साबरमती जेल पहुंची अतीक अहमद को लाने के लिए। सर, आप बता सकते हैं कि किस मामले में ला रहे हैं? क्या उमेश पाल मर्डर है या एक जो पुराना मामला है जिसमें कोर्ट ने तलब किया है? जो कानूनी प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है उनको, जो कंसर्न जज हैं उन्होंने उनकी प्रेजेंस को कोर्ट में मांगा है, तो इसलिए गए हुए।
पुराना जो एक केस है उनका, उसके सिलसिले में जो है। तो सर, क्या कोर्ट में, जैसा हमारे स्थानीय साथी भी बता रहे हैं कि किसी मामले में कोर्ट का फैसला आना है, क्या वही मामला है 2007 का? हाँ, वो एक पुराना मामला है, उसी में उनको प्रेजेंस उनका कोर्ट ने रिक्वायर किया है, इसलिए। तो सर, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साबरमती जेल में बंद हैं, तो उनकी जो सुरक्षा होगी उनको कैसे लाएंगे? सुरक्षा के जो भी मानक हैं उनका कैसे फॉलो करवा रहे हैं? सुरक्षा हम सभी की करते हैं, आम आदमी की करते हैं, अपराधी की भी करते हैं। तो सर, और बाकी उमेश पाल मर्डर में भी चूंकि वो एक्यूज्ड हैं, 302, 120 भी, वो भी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है, तो क्या उस मामले में भी पूछताछ होगी? जितनी हमारी लीगल प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस हम पूरी करेंगे। सर, किस रास्ते से लाएंगे, अगर बता सकें, बाई रोड लाएंगे या वो तो सुरक्षा कारणों से बताना उचित नहीं है। अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी पुलिस पहुंच चुकी है साबरमती जेल, लेकिन उनको डर है कि कहीं उनकी गाड़ी पलट ना जाए। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड्स में अपराधी का एक गैंग होता है, गैंग का पंजीकरण होता है। हम अपराधी को केवल अपराधी के रूप में देखते हैं। जनता अपनी सहूलियत से उनका नामकरण करती है। हमारे लिए वो एक इंटरस्टेट गैंग का क्रिमिनल है, इंटरस्टेट गैंग का वो प्रमुख है। और चलिए अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अभी क्या अपडेट है आपके पास और किस तरह की हलचल लखनऊ में देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर DGP डॉक्टर DS चौहान, ADG लॉर्डन प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश के DG जेल आनंद कुमार पूरी तरह से इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। चूंकि ये पूरी जिम्मेदारी बन जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज की MP MLA कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। तो जो बताया गया उसके मुताबिक एक इंस्पेक्टर और करीब 40 पुलिसकर्मी जो हथियारबंद होंगे, अच्छे जो सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन के साथ, वो अतीक अहमद को बाई रोड लेकर के आएंगे। और DG जेल ने भी उसी के मुताबिक प्रयागराज जेल को भी निर्देश दे दिए हैं कि अगर कल देर शाम तक भी अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचता है तो उसको एक रात प्रयागराज जेल में बितानी हो सकती है कोर्ट के आदेश प्राप्त करने के बाद। लिहाजा जेल में जो हाई सिक्योरिटी सेल है, बैरक है, वहां पर इंतजामात दुरुस्त कर लिए जाए, CCTV कैमरों को दुरुस्त कर लिया जाए। उस सेल के आसपास जो पुलिस जेल कर्मी तैनात रहेंगे वो सभी बॉडी वर्न कैमरा पहने रहेंगे अपनी वर्दी पर, यह भी निर्देश दे दिए गए हैं। और उसकी सेल की जेल मुख्यालय से वीडियो वॉल से निगरानी के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, माफ कीजिए, कि ये जो मामला था ये आखिरकार इतना डरा हुआ क्यों है माफिया अतीक अहमद या उसका भाई अशरफ। ये जो मामला दर्ज हुआ था IPC की धारा 364A IPC की वो धारा है जब किसी को मृत्यु का भय दिखाकर मृत्यु के उसको अगवा किया जाता है। तो उमेश पाल को जब अगवा किया गया था, ये मामला 364A और तमाम अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था। 364A में मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी का है। तो अब देखना यही होगा कि जब 28 तारीख को कोर्ट में पेश किए जाते हैं अतीक अहमद, उनके भाई और जो तमाम अन्य आरोपी हैं, तो उस वक्त कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या कोर्ट इनको दोषी मान लेती है? दोषी मानती है तो किन सेक्शंस के तहत इनको दोषी मानती है? क्या उसमें 364 सेक्शन होगा या नहीं होगा? अगर होता है तो फिर आगे की तारीख में हो सकता है, जैसा प्रोसेस भी है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर भी बहस होती है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फिर आगे डिसाइड हो सकता है कि क्या जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो अतीक अहमद को मिल सकता है। तो 28 तारीख के बाद के आगे के जो 4-5 दिन हैं वो काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि जिस सेक्शन में ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो बहुत अहम हो जाता है और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी तक का है। और अतीक अहमद वो अपराधी है जिसको अभी तक कोर्ट से किसी भी मामले में कोई भी सज़ा नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी जो बड़ा माफिया है उसको सज़ा हो चुकी है, लेकिन अतीक अहमद को अभी तक किसी भी मामले में सज़ा दिलवाने में सफलता नहीं मिल पाई है उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को। तो बहुत मेहनत की है प्रयागराज पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन के साथ समन्वय बनाया है, कोर्ट में बहुत मजबूती से इसकी पैरवी की गई है और प्रोसिक्यूशन ने भी बहुत अच्छा काम किया। सर्वेश भी हमारे साथ बने, ऋषमणि लौटेंगे आपके पास। सर्वेश, अभी शुक्रवार शाम को हमने देखा था कि गुजरात पुलिस की तरफ से कुल मिलाकर 1700 पुलिसकर्मी थे और कई अधिकारी उसमें शामिल थे और गुजरात की तमाम जेलों में सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें खबरें यह छनकर आई थी कि सबसे महत्वपूर्ण जो जेल थी वो साबरमती जेल थी, जिसमें अतीक अहमद को रखा गया है।
तो क्या वो भी आज जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाने की प्रयागराज, इसी आज की प्रक्रिया के मद्देनजर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जोड़कर देखा जा सकता है इन दोनों चीजों को? देखिए, निश्चित तौर पर जब उमेश पाल शूटआउट कांड हुआ और ये बात सामने आई कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बंदकर पूरे घटना की साजिश रची थी, उसके बाद से ही जेलों की सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और ये भी कहा गया था कि अतीक अहमद बाकायदे इंटरनेट कॉल के जरिए बातचीत करता था और उसने कई बैठकें की थी और पूरी साजिश में वो शामिल था। इसके बाद ही छापेमारी कार्रवाई की गई थी। न केवल वहां पर की गई थी साबरमती जेल में, बल्कि अशरफ बरेली जेल में बंद है वहां पर छापेमारी की गई थी, और नैनी सेंट्रल जेल में भी, जहां पर अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद बंद है, वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। तो तमाम जगहों पर जेलों की सुरक्षा को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। और यह माना जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई थी वो अतीक अहमद को लेकर ही की गई थी, क्योंकि अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है और वहां पर उमेश पाल शूट आउट कांड में पूरा इस बात का खुलासा हुआ था। ये बात सामने आई थी कि जेल में बैठकर ही अतीक अहमद ने न केवल साजिश रची, बल्कि तमाम लोग उनसे मिलने जाते थे, मिलने के बाद फोन से बातचीत होती थी। और तमाम बैठकों में जो लोग गिरफ्तार किए प्रयागराज पुलिस ने, उन्होंने बताया कि आईफोन के जरिए जो वीडियो कॉल होती थी उसके जरिए अतीक अहमद न केवल बैठकों में शामिल होता था, बल्कि शूटआउट को लेकर वो निर्देश दे रहा था। और यही नहीं, शूटआउट कांड के बाद भी वो पल पल की जानकारी जेल में बैठकर ले रहा था। तो ये तमाम सवाल जेल व्यवस्थाओं पर खड़े हो रहे थे, इसको लेकर ही छापेमारी की गई थी। तो ये उसी से जोड़कर देखा जा सकता है निश्चित तौर पर। और आगे भी जो कार्रवाई की जा रही है अतीक अहमद को लाने के लिए, तो उमेश पाल जो अपहरण कांड 2006 में हुआ था प्रयागराज में, 2007 में उसका मुकदमा दर्ज कराया गया था धूमनगंज थाना क्षेत्र में, और एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी। और 17 मार्च को कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया था और 28 मार्च को इसमें फैसला सुनाया जाना है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर अतीक अहमद को वारंट बी के इशू कराने के बाद अब प्रयागराज पुलिस लेकर पहुंची है वहां पर उनको लेने के लिए। सर्वेश, ये भी बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है अतीक को जिस तरीके से यूपी आने में डर लग रहा है, तो अतीक के वकील की तरफ से अतीक की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाएगी, वो कितनी देर बाद दाखिल की जाएगी? क्योंकि रविवार है, आज तो कोर्ट बंद होता है। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जरूर बंद है और आज ही नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण हुआ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई है। लेकिन इसमें इसकी प्रक्रिया यह है कि छुट्टी के दिन भी अर्जेंसी जो एप्लीकेशन होती है वो दाखिल की जा सकती है। चीफ जस्टिस से मुलाकात कर वकील जो है उनसे बातचीत करके अपनी वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं, या फिर लेटर पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है ऑनलाइन। तो ये तमाम माध्यम है जिसकी वजह से की जा सकती है, जिस माध्यम से की जा सकती है। लेकिन जो अतीक के वकीलों का कहना है कि अतीक अहमद जेल में सुरक्षित है साबरमती, और वो प्रयागराज नहीं आना चाहते हैं। उनकी दलील यही है कि चूंकि पूरे मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी, इसलिए निर्णय सुनाते समय भी उनका यहां पर रहना जरूरी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्णय भी कोर्ट सुना सकती है। और इसके साथ ही साथ उनकी ये तमाम दलीलें होंगी सुरक्षा को लेकर कि उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है और कोई इनकाउंटर हो सकता है या गाड़ी पलट सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है उनके वकीलों की तरफ से। तो ये तमाम दलीलें वो कोर्ट में देंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट उनकी दलीलों पर कितनी भरोसा करती है, उस पर क्या मानती है और क्या फैसला देती है, ये देखना होगा। अगर वो अर्जी सुनने के लिए मंजूर करती है, उसके बाद क्या फैसला देती है ये कोर्ट ही बताएगी, ये कोर्ट इस पर फैसला लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी आ रही है कि चूंकि इस मामले में अक्यूज अशरफ भी है, तो अशरफ को भी लेने बरेली जेल के लिए प्रयागराज पुलिस वहां पर रवाना हो गई है। जी ठीक है, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए कि क्या कुछ प्रोसेस अभी तक पूरी हो चुकी है और कितनी बाकी है, जिसके बाद यूपी पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा अतीक अहमद को? देखिए, ये पूरा प्रोसेस यह है कि उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद थे, इस बात का खुलासा हुआ कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में रहते हुए पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी और तमाम शूटरों के संपर्क में थे। और उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उमेश पाल अपहरण कांड 2006 में हुआ था, जिसकी एफआईआर 2007 में धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 16 मार्च तक इसमें सुनवाई पूरी की जानी थी, लेकिन बीच में कुछ वजहों से, वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं समझ पूरी पाई। लेकिन 17 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और 28 तारीख की तिथि मुकर्रर की है, यानी नियत की है, इस दिन फैसला सुनाया जाना है। और इसके बाद अतीक अहमद को ले आना था। इसमें जो नियम है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को साबरमती जेल में रखा गया है, तो यहां पर लोकल कोर्ट से, प्रयागराज कोर्ट से यहां पर वारंट भी इशू कराना था। प्रयागराज पुलिस ने गुपचुप तरीके से वारंट भी यहां से इशू करा लिया और उसके बाद वो लेकर साबरमती जेल पहुंची है। वहां का जो नियम है, चूंकि अतीक अहमद को लाने के लिए कुछ समय लगेगा, उसके लिए ट्रांजिट रिमांड बनता है, तो अहमदाबाद की वहां पर जो
कोर्ट है, स्थानीय कोर्ट है, वहां से ट्रांजिट रिमांड पुलिस बनवाएगी। उसके बाद जेल प्रशासन को सौंपेगी और जेल प्रशासन उस ट्रांजिट रिमांड के आधार पर प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद को सौंपेगी और अतीक अहमद को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से लाया जाएगा। करीब यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां से पहुंची हुई है, जो हथियारबंद है। यहां से जो है प्रिजन वैन भी गई है, 2 अन्य गाड़ियां गई हैं। तो उसको वहां से जब जेल प्रशासन अतीक अहमद को सौंप देगा तब प्रयागराज के लिए जो है वहां से पुलिस टीम लेकर अतीक अहमद को रवाना होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है और यहां पर लाने के बाद भी अतीक अहमद को दोबारा पुलिस को कोर्ट में पेश करना होगा। जी ठीक है। सर्वेश, ये बताइए, क्योंकि अतीक अहमद ने पहले आने से मना कर दिया था, इनकार किया था, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया को यहां पर पूरा किया जा रहा है, तो क्या कानूनी दावपेच के जरिए ही इस पूरी प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, ये माना जा रहा था कि अतीक अहमद को जिस तरह से डर लग रहा है गाड़ी पलटने का या इनकाउंटर होने का, तो अतीक अहमद ऐसी बात कहेंगे कि वो नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए व्यवस्था है, जेल प्रशासन मेडिकल चेकअप कराएगा। अगर वो हेल्थ का बहाना बनाते कि उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं जाना चाहते, तो इसके लिए डॉक्टरों का पैनल होता है, डॉक्टरों से उनका मेडिकल कराया जा सकता है कि नहीं आप बिल्कुल फिट है और जा सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था वहां पर होती है। तो इस तरह की तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो की जा सकती है। तो किसी भी अपराधी के, किसी भी बंदी के सिर्फ बहाना बनाने से कि वो नहीं जाना चाहता है, ये न तो जेल प्रशासन मानेगा न इसे कोर्ट मानेगी। उसके लिए तमाम औपचारिकताएं होती हैं, तमाम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से अपराधी को गुजरना होगा। तो मेडिकल जांच उसके लिए हो सकती है कि मेडिकल जांच में उसे फिट बताया जाए और उसे उसके बाद जाना पड़े। हाँ, हालांकि जहां तक सिक्योरिटी की बात है, बॉडी वार्न कैमरे हैं और वीडियोग्राफी है, ऐसे तमाम प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। साथ में एम्बुलेंस को रवाना किया जा सकता है। यानी कि अतीक अहमद के पास में अब कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया है। आप बने रहिएगा सर्वेश, में लौटूंगी आपके पास में। और ऋषभ मणि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक अपडेट आपको दे देते हैं। माफियाओं पर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी साफ कर दिया था कि चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में माफियाओं को माफी नहीं मिलने वाली है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये कहना था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। ऋषभ मणि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, एक वक्त ऐसा था कि लोग अतीक अहमद से काफी ज्यादा खौफ खाया करते थे और आज वक्त देखिए कितना बदलाव देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। बैक टू बैक इतने इनकाउंटर हुए और आज माफिया अतीक अहमद खुद इस बात से डर रहा है और बार बार इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे भी डर है कि अगर वो यूपी आता है तो कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। देखिए, अतीक अहमद की अगर बात करेंगे तो कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। अतीक अहमद ने जो पहला कांड किया था, 17 साल की उसकी उम्र थी, बताते हैं हाई स्कूल के बाद ही उसने वो अपराध किया था। उसके जो पिता हैं वो तांगा चलाते थे और अतीक अहमद शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था और बताते हैं उसने मोहल्ले में, इलाके में मारपीट शुरू कर दी। तो उस वक्त के जो एक काफ़ी चर्चित वहाँ के माफिया चांद बाबा हुआ करते थे, उनका राइट हैंड बन गया था। और 17 साल की उम्र में अतीक के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ और इसके बाद उसका जो गुरु था चांद बाबा, बताते हैं उसके मर्डर में भी फिर अतीक अहमद का ही नाम आता है। फिर अतीक अहमद को वहाँ पर जब उसकी मजबूती हो जाती है, खुद माफिया बन जाता है, तो प्रयागराज पश्चिम की जो सीट है वहाँ से वो निर्दलीय विधायक बन जाता है। विधायक बनने के बाद से ही अतीक के रसूख में और अतीक के अपराध में बढ़ोतरी होती चली जाती है। फिर उसके बाद जो अतीक की मोडस ऑपरेंडी बताई जाती है कि वो एक एक करके अपने जितने भी अपोनेंट्स हैं, अपने जितने भी विरोधी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जो उसकी माफियागिरी है उसके फील्ड में भी होते हैं, तो उनको खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही अतीक विधायक बन गया, विधायक से सांसद भी बना। जब फूलपुर से वो पहली बार सांसद बना तो उसकी अपनी जो सीट उसको खाली करनी पड़ी थी इलाहाबाद पश्चिम की, उसी सीट से बहुजन समाज पार्टी से राजूपाल से जीत के विधायक बनते हैं और राजू ने इसके भाई अशरफ को हराया था, लिहाजा राजूपाल की भी हत्या कर दी जाती है। ऋषभ, पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, इसी खबर से जुड़ी एक अपडेट आपको देते हैं।
और अतीक के आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस माफिया का अतीत इतना काला है कि दाग आसानी से धुलने वाली नहीं है। अतीक 17 साल की उम्र में जया इस दुनिया में आया था, आतंक की दुनिया में, और बालिग होने से पहले ही उसने पहला कत्ल किया था। फिर प्रयागराज के सबसे बड़े अपराधी चांद बाबा के कत्ल से अपना रास्ता बनाया और देखते ही देखते पूर्वांचल में वो छा गया। और आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन जैसे धंधों में पांव जमाने लगा, और इसकी पूरी कहानी क्या रही है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सत्तर के दशक का आखिरी साल चल रहा था। तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग लग रहे थे। तरक्की के साथ कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी खूब फल फूल रहा था। अलग अलग विभागों के सरकारी ठेके बंट रहे थे। तभी नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगने लगा था। पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन दिनों शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। तभी चकिया मोहल्ले के एक नए लड़के का नाम सुर्खियों में आया। नाम था अतीक अहमद। पिता फिरोज तांगा चलाते थे, लेकिन बेटा अतीक ने जरायम की दुनिया में बड़ा नाम बनने का ख्वाब पाला। साल 1979 में 17 साल का अतीक हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया और अपहरण, लूट, रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। कुछ समय बाद ही अतीक पर हत्या का मामला भी दर्ज हो गया। इसके बाद अतीक का धंधा चल निकला। अतीक अब धीरे धीरे अपना खौफ बढ़ाने लगा। उसे बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने लगे और वो जमकर पैसा कमाने लगा। अपराध की दुनिया में उसका नाम बड़ा होता गया। बाहुबली चांद बाबा के विरोधी, और पुलिस उसे शह देने लगी। धीरे धीरे 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। इसका आपराधिक इतिहास शुरू हुआ था 1980 में, जब ये 18 साल के भी नहीं हुआ था, जब इसने पहली हत्या की। और इसके बाद इसने कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूट, डकैती, रंगबाजी, अपहरण, ये तमाम चीजें करता रहा। उसके बाद इसने राजनीति का चोंगा ओढ़ा और इसको जो प्रश्रय दिया समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी ने इसे एमएलए तो बनाया ही, साथ साथ एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक वक्त पर चांद बाबा के साम्राज्य को कम करने के लिए पुलिस ने अतीक को शह दी। फिर वही अतीक पुलिस के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बनने लगा। एक दिन अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों को लगा कि अब अतीक का काम खत्म हो गया है। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही अतीक को छुड़ाने के लिए नई दिल्ली से फोन आ गया। 7 साल की माफियागिरी में ही अतीक अहमद ने प्रयागराज के कांग्रेसी सांसद से अच्छे संबंध बना लिए थे। उसी का नतीजा ये रहा कि अतीक को पुलिस ने कुछ पलों में ही छोड़ दिया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने के बाद अब अतीक बड़ा नेता बनना चाहता था। साल 1989 में उसने शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनावी मैदान में सामने था चांद बाबा। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अतीक और चांद बाबा के बीच कई बार गैंग वॉर हुई। अतीक अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या की गई। अब पूरे पूर्वांचल में उसकी दहशत थी। जो इनसे अलग हो करके अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की, जैसे एक चांद बाबा उभरता हुआ नाम निकला और चुनौती दे रहा था, उसको वो भी खत्म हो गया। उस मामले में भी लोग इन्वॉल्व, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन खुद ही बड़ा अपराधी था वो, लेकिन ये खत्म हो गया। तो और जो धंधे इस तरह के थे, जिस इन धंधों में तमाम लोगों की आवश्यकता होती है,
तो जो उनके पास कोई काम धाम नहीं था, इनके साथ मिल गए और अपना इनके बंदूक ढो रहे हैं और उस जुलूस में शामिल होकर चले गए। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार होता ही नहीं था। पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। अतीक अहमद को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। उसके काफिले में कई विदेशी लग्जरी गाड़ियां शामिल होती थी। अतीक के मोहल्ले के पुराने लोग बताते हैं कि अतीक अहमद को महंगे और आधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का भी शौक था। यही वजह थी कि धीरे धीरे विधायक अतीक अहमद प्रयागराज के सांसद से भी बड़ा बन गया।